हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का 7th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है प्रत्यवर्ती धारा। और इस चैप्टर का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं जो है ट्रांसफार्मर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में संपूर्ण हम अध्ययन करने वाले हैं। जिन स्टूडेंटों को ट्रांसफार्मर समझ में नहीं आता वो आज के इस वीडियो में बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। और ये टॉपिक 5 नंबर में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसको हम ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं। सिंपल तरीके से हम समझेंगे जी। यही हमारा ट्रांसफार्मर का फिगर, एक एक करके हम समझेंगे। देखिए यहां पे हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ट्रांसफार्मर के, सबसे पहले हम ये जानेंगे ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं जी, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का परिभाषा हम जानेंगे। सिंपल सा हमने परिभाषा किया है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है। युक्ति या यंत्र आप समझ गए ना, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है, ठीक है ना। सिंपल सा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से प्रत्यवर्ती धारा या प्रत्यवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से जो एसी करंट है या एसी वोल्टता है, इसको एसी वोल्टता को क्या कर सकते हैं हम, या तो कम कर सकते हैं या तो हम अधिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यही हमारा ट्रांसफार्मर का कार्य है जी। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिससे हम प्रत्यवर्ती धारा मतलब प्रत्यवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे घरों में कभी कभी होता है कि बिजली आपके घरों में मान लेते हैं 230 वोल्ट आपको चाहिए, आपके घर में आ रहा है, मान लेते हैं कि 170 वोल्ट ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर अगर आपके घरों में लगा होगा तो वो ट्रांसफार्मर को में एक स्विच देता है, इस टाइप से एक स्विच देता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम ऐंठते हैं, इस तरीके से ऐंठते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ता है जी। 180 होगा, फिर 190 होगा, फिर से 220 हो जाएगा, 230 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसफार्मर को हम ऐंठते हैं जब उसमें एक दिया होता है, ठीक है। तो जब हम ऐंठते हैं ना तो उससे क्या होता है, प्रतिवर्ती जो वोल्टेज होता है वो अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब उसके ऐंठने के ऊपर आप किस दिशा में उसको मोड़ रहे हैं। फिलहाल कहने का मतलब यही है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, जो धारा को या हम कह सकते हैं जो प्रत्यवर्ती वोल्टेज है ना उसको या तो कम कर सकता है या अधिक कर सकता है, ठीक है ना। यही इसका कार्य है जी। मतलब कार्य का यही इसका परिभाषा है। मैं आशा करता हूं आप बोल देंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो प्रत्यवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक करता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है इसका सिद्धांत। अभी हम फिगर पे डिस्कस करेंगे क्या होता है, अभी हम बताएंगे। सिद्धांत हम समझ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है ना वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के, ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। तो वही बात हमने लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जिन विद्यार्थियों को अन्योन प्रेरण ही नहीं पता उनको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे अर्थात करके लिखा हुआ है कि अन्योन प्रेरण के बारे में बताया है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीयक मतलब तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। देखिए मैं जानता हूं कि आपको ये बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, आपको याद करने में मुश्किल आ रही होगी, बट आप डरे नहीं, हम आपको याद कराएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। अच्छा, ये एक लाइन याद हुआ कि नहीं, बस एक लाइन मुझे चाहिए। याद हो गया ना कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है,
इतना आप समझ गए। अब देखिए अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक हम कुंडली बना लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ऐसे बना ले क्या, चलिए ऐसे ही ठीक था। क्या करें, ये कुंजी हो गया, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है ना, या सेल। ये हमारी देखिए प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है। और यहाँ पे हम एक दूसरी कुंडली और भी हम बना लेते हैं, यह हमारे पास दूसरी कुंडली है। और दूसरी कुंडली में केवल हम एक धारा मापी लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। देख लीजिए ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, यह हमारी द्वितीयक कुंडली है। होता यह है दोस्त कि जब मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कुंडली में, कुंडली मतलब ये प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। मतलब इस बैटरी या सेल की सहायता से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन का मतलब इस धारा के मान को हम घटा भी देंगे, बढ़ा भी देंगे, ऐसे ही घटा बढ़ा रहे हैं। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो जो प्राथमिक कुंडली है ना, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली के पास रखी जो दूसरी कुंडली है ना, इसके में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसी धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं, इसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। यही है अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। इतनी ही बात अन्योन प्रेरण का सिद्धांत है। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने कहा कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखी जो दूसरी कुंडली है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यही घटना ही क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। तो यही बात हमने लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जो प्रथम कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके के कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये जो दूसरी कुंडली है इसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यही तो अन्योन प्रेरण है। तो आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे और समझकर आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। यहां पर आप देख लीजिए, अब ऐसे हमने यहाँ पे कुंडली बनाया है, बट ट्रांसफार्मर में इस तरीके से ये आपको रेड टाइप से दिखाई दे रहा है, ये कुंडली है। इसी कुंडली को जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, ये हमारी द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना। अभी हम समझाएंगे ये सब क्या है, ठीक है। अभी हम केवल इतना समझ के ट्रांसफार्मर का परिभाषा और सिद्धांत आपको याद हो गया होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा है, अगर एक बार में समझ में ना आए पीछे जाकर बार बार आप फिगर को समझिए, फिगर समझेंगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक परिभाषा और हमने सिद्धांत जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसकी रचना क्या होती है, ठीक है ना। चलिए, रचना से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये अलग से ही पूछ लिया जाता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए। तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या होता है, जो लो वोल्टेज को, जो लो वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई वोल्टेज में
हाई वोल्टेज में क्या कर देता है, बदल देता है। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है, मतलब निम्न धारा को, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, तो उसी को हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यहाँ पे क्या कहा गया, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निम्न मतलब लो वोल्टेज, ठीक है ना, लो जो वोल्टेज है उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें एक बात याद रखेंगे कि देखिए, इससे पहले आप समझ जाइए कि ये हमारी ट्रांसफार्मर है, इसमें केवल आप इतना याद रखिए ये हमारी प्राथमिक कुंडली है। ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली को P से दर्शाते हैं, ये हमारी द्वितीय कुंडली है जिसको हम S से दर्शाते हैं, मतलब सेकेंडरी कुंडली। देखिए यहाँ पे कुंडली की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से है, तो यहाँ पे 3 संख्या आपको दिखाई दी गई है, यहाँ पे भी 3 ही आपको दिखाया गया है कुंडली की संख्या, ऐसे अधिक कम हो सकता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर अगर अब यहाँ पे ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है ना, वो अधिक होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा, ये प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जितनी है वो कम होगा, इसकी वाली अधिक होगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा, इसकी कम होगा। मतलब क्या है, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमें पता करना है कौन सा है, तो हम देखेंगे कि द्वितीय कुंडली जो ये दिखाई दे रहा है इसमें फेरों की संख्या अधिक है कि नहीं, कुंडली में फेरों की संख्या इसमें अधिक होगा, प्राथमिक कुंडली में कम होगा। समझ रहे हैं ना, तो यही ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को क्या कर देता है, लो वोल्टेज में बदल देता है, मतलब उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यही बात लिखा गया है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो अधिक होती है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर पहचानना है तो आप देख लीजिएगा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिक होनी चाहिए, द्वितीय कुंडली में कम होगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। फिलहाल मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझ गए ना। चलिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसके रचना, मतलब ट्रांसफार्मर की रचना या ट्रांसफार्मर की बनावट। ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूंगा यहाँ से। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे नर्म लोहे के, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को, इसमें हम नर्म लोहे की पट्टियाँ लेते हैं, आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, इसको एक के एक ऊपर रख कर क्या बनाते हैं, एक पतलित क्रोड बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सर्वप्रथम नर्म लोहे की पट्टियों को एक के एक ऊपर रखकर, एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। ठीक है ना, तथा इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो धातु की, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कुंडलियों को लगा लेते हैं, इसके दोनों सिरों पर कुंडली लगा देते हैं, और जो प्राथमिक कुंडली है इसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत मतलब AC करंट से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। देखिए यही बात यहाँ पे कहा गया है, एक एक करके समझिएगा। इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के एक ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें नर्म धातुओं की, मतलब नर्म लोहे की पट्टियों को एक के एक ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाते हैं। ठीक है ना, तथा तांबे के तार को लपेटकर 2 कुंडलियां बनाई जाती हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो 2 कुंडलियां हैं
ये दो कुंडली है, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली, ये तांबे के तार को लपेटकर प्राथमिक और द्वितीय कुंडली बनाई जाती हैं। उसके बाद लिखा गया है और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब जो प्राथमिक कुंडली है इसको एसी वोल्टेज से, एसी करंट से हम जोड़ देते हैं। तो यही है, मतलब क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली को हमने एसी करंट से यहाँ पे जोड़ दिया है। तो मैं आशा करता हूँ इसकी बनावट आप समझ के होंगे, ठीक है ना। इतना आपको बनावट में लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको लेंदी नहीं लिखना है। किताब में पूरा जितना दिया वही पूरा छाप नहीं देना है, ठीक है ना। वो किताब का है, ठीक है ना, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में हम क्या जानते हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली को में प्रत्यवर्ती वोल्टेज से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब आप समझे क्या है यहाँ पे कि जब हम प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टेज से जोड़कर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से, ध्यान से समझेंगे, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत को जोड़कर हम धारा प्रवाहित करते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, पहले तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इसमें परिवर्तन होगा। उसके बाद इसके पास रखी जो द्वितीय कुंडली है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होता है और इसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है। तो देख लीजिए, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती वोल्टता से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। दोनों में होगा, प्राथमिक कुंडली में भी और द्वितीय कुंडली में भी होगा, जिसके कारण उसके पास रखे जो द्वितीय कुंडली है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब कैसे उत्पन्न होती है वो हमने अन्योन प्रेरण अभी आपको समझाया है कि कैसे उत्पन्न हो रही है पास होने के कारण, ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझा दिया है, वही बात आपको लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम चीज जानते हैं, यहाँ पे एक गणना हम देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम हम जानते हैं, या फैराडे का नियम के नाम से भी आप लिख सकते हैं। फैराडे के नियम हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम दिए थे। उसमें द्वितीय नियम में हमने ये बताया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है कुंडली में, जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है या इक्वल होता है। हम क्या कर सकते हैं, डी फाई बाई डी टी के, ये इस तरीके से हमने बताया था। यहाँ पे एक हम एन लगाएंगे, एन इसलिए लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इतनी बात आप समझिए अभी कि यहाँ पे हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित ये नियम जानते हैं, E = डी फाई बाई डी टी। मतलब ये डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है या इक्वल होता है। तो ये ऐसा ये फॉर्मूला जानते हैं। बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे E देखिए इसमें हम कुछ सुधार करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे, यहाँ पे हम एक n जोड़ेंगे। n क्या है वो अभी हम बताएंगे। ये डी फाई बाई डी टी है तो ये हम डी फाई बाई डी टी लिख देते हैं। ये हमने n एक जोड़ा है। अब n क्यों हमने जोड़ा है ये आप समझिएगा। n इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये कुंडली में फेरों की संख्या है जो है n, कुंडली में फेरों की संख्या है n, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या दिया है ना, इसीलिए n है। अब उसके बाद ये हम एक पहले ये हमारी प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया। तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली के लिए यहाँ पे P लिख देते हैं और यहाँ पे n के पास P लिख देते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। ऐसे ही अगर हम द्वितीय कुंडली के लिए, ये प्राथमिक कुंडली के हो गया, ये प्राथमिक
कुंडली के लिए हो गया। अब ऐसे ही हम द्वितीयक कुंडली के लिए लिखें, द्वितीयक कुंडली के लिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, द्वितीयक कुंडली के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। और द्वितीयक को सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी मतलब एस से दर्शाते हैं, तो एस यहाँ पे हम लिख देंगे और एस यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारी द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड का भाग दे दे रहे हैं। भाग देने पर अगर हम देते हैं तो देखिए क्या मिलता है, इसका हम देंगे तो ये हम लिख देते हैं ई पी और इसको लिख देते हैं ई एस, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसका पहले हम मान लिख देते हैं माइनस एन पी और डी फाइव बाई डी टी, ये हमने लिख दिया, ये मेन बेटा। और ये एन एस हो जाएगा और डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये डी फाइव बाई डी टी से ये डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या दोस्त, अब यहाँ पे बचा क्या, तो ओनली यहाँ पे बचा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ई पी बचा और यहाँ पे ई एस बचा और इधर क्या बचा, यहाँ पे एन पी बचा और यहाँ पे एन एस बचा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, यही हमारा मेन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। मतलब क्या है, प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है और जो सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होता है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा इससे फॉर्मूला निकलता है, इसको आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए होंगे। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि सब आपको आसानी से समझ में आए, एक एक लाइन बाई लाइन हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे तरीके से समझाने का, सिखाने का। वीडियो पसंद आया है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है ना। और यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओनली आपको 99 रुपये में पूरी फिजिक्स का फुल नोट्स दिया जा रहा है। और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का फुल नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के फुल नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत आपको वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।